Hello student, this is DPC, Faculty of Zoology. In today's class we will discuss about the pancreas. आज हम बात करेंगे pancreas के बारे में. Okay? Pancreas, it is also called sweet bread. Pancreas, sweet bread. Pancreas, it is the heterocrine gland. हेटरोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है इसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी होगा और एंडोक्राइन पार्ट भी होगा. एक्सोक्राइन पार्ट मेनली रिलेटेड विद द सिक्रीशन ऑफ द पैंक्रियाटिक जूसेस और जो आपका एंडोक्राइन पार्ट होगा विच मेनली रिलेटेड विद द हार्मोन सिक्रीशन. तो यहाँ पे मेनली हम डिस्कस करेंगे इसके एंडोक्राइन पार्ट के बारे में. ओके, पैंक्रियास इज अ हेटरोक्राइन ग्लैंड. पैंक्रियास इज अ हेटरोक्राइन ग्लैंड. इसका मतलब होगा इसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी होगा और एंडोक्राइन पार्ट भी होगा. जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो आपका पैंक्रियाटिक जूस से रिलेटेड है और जो एंडोक्राइन पार्ट है ये हार्मोन सिक्रीटिंग पार्ट है विच इज कॉल्ड आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस. अभी हम बात करेंगे. इसके बाद इसका जो लोकेशन होगा located in left hypochondric region behind stomach in dorsal side of एब्डोमिनल वॉल. देखिए दिस इज द थोरेसिक कैविटी, उसके नीचे एब्डोमिनल कैविटी होगा. अब इस एब्डोमिनल कैविटी को अपन डिफरेंट रीजन में जोन में बांट सकते हैं. ये वाले जो पार्ट होंगे यहाँ से यहाँ तक वाले जो नीचे तक पार्ट होंगे दिस इज द हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, दिस इज आल्सो द हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन. तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन. ये वाला जो पार्ट है दिस इज द राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन. यहाँ पे जो पार्ट होगा दिस इज द एपिगैस्ट्रिक रीजन, this is the umbilical region and this is the hypogastric region. Okay, so located in the left hypochondric region behind stomach in dorsal side of the abdominal wall. अगर हम इसकी वेट की बात करते हैं, वेट ऑफ पैंक्रियास 60 to 100 ग्राम और अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ. ठीक है. अगर हम डायग्रामेटिक बात करें, देखिए दिस इज आवर इसोफेगस और ये हमारा स्टमक है. ये ड्यूडेनम का कर्व हो गया है. दिस इज द पैंक्रियास. अब पैंक्रियास के भी तीन पार्ट हैं. दिस इज द हेड, दिस इज द नेक एंड दिस इज द टेल रीजन. उसका जो हेड पार्ट होगा ड्यूडेनम के कर्व के पास होगा. इसमें एक मेन पैंक्रियाटिक डक्ट है. दिस इज द मेन पैंक्रियाटिक डक्ट विच इज कॉल्ड डक्ट ऑफ विल्सन. इसको अपन क्या बोलेंगे? डक्ट ऑफ विल्सन. दिस इज द पैंक्रियाटिक एसिड, एक्सोक्राइन पार्ट में आएंगे. फिर बीच बीच में दिस इज द आइलेट्स. दिस इज द आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस. दिस इज द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रियास. ये पैंक्रियास का एंडोक्राइन पार्ट है. ठीक है. इसको लेबल करता हूं. दिस इज द मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, डक्ट ऑफ विल्सन है. दिस इज द पैंक्रियाटिक एसिड है. पैंक्रियाटिक
एसिनर सेल, और ये वाला जो पार्ट है दिस इज द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस विच इज द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज। ओके, तो पैंक्रियाज का लोकेशन हो गया है। अब देखिए, अगर मैं आइलेट का अलग से एक डायग्राम देती हूँ तो उसमें कुछ अपन को डिफरेंट एंडोक्राइन सेल देखने को मिलते हैं। तो पैंक्रियाटिक आइलेट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, तो पैंक्रियाटिक आइलेट्स सेल्स, पैंक्रियाटिक आइलेट्स के कुछ सेल्स हैं। There are 4 type of cells, 4 टाइप के सेल्स होंगे। पहला जो सेल होगा दिस इज द बीटा सेल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बी सेल। दूसरा जो सेल होगा दिस इज द अल्फा सेल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए सेल। फिर होगा डेल्टा सेल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डी सेल। और फोर्थ वन होगा दिस इज द एफ सेल और पीपी सेल। ओके, पीपी स्टैंड फॉर द पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। क्लियर। अब देखिए, जो बीटा सेल्स है इसका परसेंटेज ज्यादा है, अराउंड 60 to 70% बीटा सेल ही होगा, लगभग 20 to 25% अल्फा सेल होगा, जो रिमेनिंग परसेंटेज होगा वो डेल्टा और एफ सेल्स का होगा। लेकिन अगर हम एक्टिविटी की बात करें, अल्फा सेल आर मोर एक्टिव, अल्फा सेल का एक्टिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू बीटा सेल। ओके, इसका डायग्रामेटिक अगर लोकेशन की हम बात करें, देखिए दिस इज द आइलेट्स, ये आइलेट्स हो गया है, सेंटरली लोकेटेड, सेंटर में लोकेटेड बीटा सेल्स होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीटा सेल का जो लोकेशन है वो सेंटरली लोकेटेड है, और अल्फा सेल जो होंगे टुवर्ड द पेरिफेरी। अल्फा सेल जो है वो पेरिफेरी की तरफ ज्यादा है, और जो डेल्टा सेल एफ सेल्स होंगे वो पेरिफेरी की तरफ भी होंगे और सेंटर में भी होंगे। इसी तरह आपका एफ सेल भी होगा टुवर्ड द पेरिफेरी और आपका सेंटर में भी होगा। तो दिस इज द लोकेशन। आपको याद रखना है, जो बीटा सेल्स हैं वो सेंटर में ज्यादा है, अल्फा सेल है वो पेरिफेरी की तरफ ज्यादा है, और जो डेल्टा और जो एफ सेल्स है वो पेरिफेरी की तरफ भी है और सेंटर में भी है, लेकिन उनका जो कंसंट्रेशन है बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं। ठीक है, अब देखिए मेनली हमारा फोकस रहेगा इनके बीटा सेल के बारे में। इससे जो हार्मोन होगा वो सिक्रीट होगा इंसुलिन एंड अमाइलिन, इंसुलिन एंड अमाइलिन। ओके, इंसुलिन और अमाइलिन के बीच जो रेशियो होगा 100:1 का होगा। अमाइलिन एक शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है और इंसुलिन एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। अल्फा सेल से जो हार्मोन होगा दिस इज कॉल्ड ग्लूकेगॉन, उसको बोलेंगे ग्लूकेगॉन। और डेल्टा सेल से आएगा दिस इज द सोमेटोस्टैटिन, सोमेटोस्टैटिन। और एफ सेल से आएगा दिस इज द पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। अब देखिए, जो इंसुलिन है इट इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन बोलेंगे। ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा। अभी देखेंगे कैसे कम करेगा। ग्लूकेगॉन को बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। सोमेटोस्टैटिन का काम होता है इट इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ अल्फा एंड बीटा सेल्स। अल्फा बीटा सेल के सिक्रीशन को क्या करेगा, सोमेटोस्टैटिन इनहिबिट करेगा, और ये क्या करेगा, पैंक्रियाटिक जो जूस है उसके स्टिमुलेशन को बढ़ाएगा। ठीक है, अब देखिए इंसुलिन के फंक्शन अपन को देखना है। इंसुलिन
क्या क्या काम करता है। तो फंक्शन ऑफ इंसुलिन, फंक्शन ऑफ इंसुलिन, पहला तो काम है इंसुलिन इनहेंस द बॉडी सेल, बॉडी सेल को इनहेंस करता फॉर द अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द ब्लड ग्लूकोज। इंसुलिन का मेनली काम है ये बॉडी सेल को इनहेंस करेगा, किसके लिए कि आप ब्लड के ग्लूकोज का अपटेक कीजिए और यूटिलाइज कीजिए। तो पहला काम लिखता हूं, इंसुलिन हेल्प इन अपटेक एंड utilization of ब्लड ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज को अपटेक करेगा, उसको यूटिलाइज करेगा। दूसरा काम है इसका, इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ amino acid from alimentary canal and stimulate protein anabolism। मतलब ये क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करेगा। ओके, दूसरा अगला काम है, इट इनहिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, व्हाट इज द ग्लूकोनियोजेनेसिस? ग्लूकोनियोजेनेसिस इट इज द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन ग्लूकोज सब्सटेंस। ग्लूकोज का बनना होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस किससे? नॉन ग्लूकोज सब्सटेंस से। उसको क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। अगला काम है स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनेसिस। ओके, ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को क्या करेगा, वो स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, उसके बाद होगा स्टिमुलेट लाइपोजेनेसिस, लिपिड के मतलब फैट के सिंथेसिस को बढ़ाएगा, लाइपोलिसिस को कम करेगा, लेकिन लाइपोजेनेसिस को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ द इंसुलिन। अब देखिए, अभी हमने देखा इट हेल्प इन द अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। कैसे अपटेक करता है, कैसे यूटिलाइज करता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर इसकी अगर इंसुलिन का डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होगा। देखिए, दिस इज ब्लड ग्लूकोज, ये ब्लड ग्लूकोज है, एंड दिस इज आवर बॉडी सेल, ये हमारे बॉडी के सेल्स हैं। यहां पे होगा इंसुलिन। इंसुलिन की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, जो ब्लड का ग्लूकोज है बॉडी सेल उसको अपटेक करेंगे और यूटिलाइज करेंगे। तो हमने क्या किया, दिस इज द अपटेक। तो ब्लड का ग्लूकोज इंसुलिन की प्रेजेंस में क्या किया है, बॉडी सेल ने अपटेक किया है। दिस इज द ग्लूकोज। यहाँ पर फैसिलिटेड डिफ्यूजन ऑफ कुछ कैरियर मॉलिक्यूल्स होंगे, वो ग्लूकोज सेल में चला जाएगा। अब देखिए, जितना ज्यादा इंसुलिन आएगा उतना ज्यादा क्या होगा, ग्लूकोज अपटेक होगा बाय द सेल। तो यहाँ पे ग्लूकोज ज्यादा बढ़ जाएगा तो ग्लूकोज वापस भी जा सकता है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको फास्फोराइलेट करना पड़ेगा। मतलब हमने क्या किया है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद ये पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। पायरुवेट के बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए और लैक्टेट ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू क्या होगा, एटीपी अपन ने बना लिया है। तो दिस इज द अपटेक एंड दिस इज द यूटिलाइजेशन। ये इंसुलिन की प्रेजेंस में हुआ है। अब अगर बहुत ज्यादा इंसुलिन है तो क्या होगा, ज्यादा
बाकी का ग्लूकोज क्या होगा, इंसुलिन का टारगेट होंगे हेपेटोसाइट, दिस इज द लीवर सेल, और होगा आपका एडिपोसाइट एंड स्ट्राइडल मसल्स। ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा वो क्या होगा, हेपेटोसाइट में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होगा। उसके बावजूद भी अगर ग्लूकोज है तो क्या होगा, जो एसिटाइल कोएंजाइम होगा वो क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा और जो फैटी एसिड्स होंगे वो फैट में कन्वर्ट होगी, कहां पे चला जाएगा, एडिपोसाइट में। ओके, तो ग्लूकोज से देखिए ग्लाइकोजन भी बन गया यहाँ पे और फैट भी बन गया है। ठीक है। अब देखिए अगर इंसुलिन कम हो जाए, डेफिशिएंसी द इंसुलिन, ये जो प्रोसेस अपन ने लिखा ये रुक जाएगा। ठीक है। तो डेफिशिएंसी से क्या होगा इसके बारे में बात करते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन कॉज डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की कमी से होगा डायबिटीज मेलिटस, जिसको बोलेंगे शुगर की बीमारी। डायबिटीज मेलाइटस। ओके, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन कॉज डायबिटीज मेलाइटस। अब डायबिटीज मेलाइटस में क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि अभी अपन ने देखा है इंसुलिन के प्रेजेंस में क्या हो रहा था, जो बॉडी के सेल हैं वे ब्लड के ग्लूकोज को अपटेक कर रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया, इंसुलिन का डेफिशिएंसी हो गया तो क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा। तो पहला चीज होगा ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। अब देखिए जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो जो ग्लूकोज होगा वो सॉल्यूट्स की तरह काम करेगा, जिससे ब्लड क्या होगा, ज्यादा हाइपरटोनिक बनेगा, और ज्यादा हाइपरटोनिक बनने की वजह से क्या होगा, जो आपके बॉडी के जो हमारे सेल्स हैं वो क्या करेंगे, अपना वाटर वहां से वो देंगे, किसको, ब्लड की तरफ जाएगा, मतलब वहां से बॉडी सेल से वाटर को खींचा जाएगा, क्योंकि क्या हो गया है, जो ब्लड है वो हाइपरटोनिक बन चुका है। ओके, ब्लड becomes hypertonic। ओके, किसकी वजह से हाइपरटोनिक हुआ, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो कैसे एक्ट कर रहा है, सॉलिड्स की तरह काम कर रहा है, जिससे क्या होगा, वाटर एब्जॉर्ब बाय ब्लड। ओके, फ्रॉम बॉडी सेल से क्या होगा, वाटर एब्जॉर्ब होगा ब्लड के थ्रू, जिससे क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज, ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ेगा, पानी एब्जॉर्ब होगा तो ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ेगा। जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। ओके, ब्लड प्रेशर इंक्रीज, दिस इज द हाइपरटेंशन। तो पहला सिम्टम नजर आ रहा है कि मतलब जो डायबिटिक पेशेंट होंगे उनको क्या होगा, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम होगा। अब देखिए जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो जीएफआर भी बढ़ेगा, जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ये भी बढ़ेगा, जीएफआर इंक्रीज। अब जब जीएफआर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, यूरिन आउटपुट भी बढ़ेगा, मतलब क्या होगा, पॉलीयूरिया होगा। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट सिम्टम। जो डायबिटिक पेशेंट होंगे उनको फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन होता है, इसकी वजह क्या है, जीएफआर बढ़ गया है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगा तो यूरिन आउटपुट भी बढ़ेगा। ओके, अब देखिए पानी जितना ज्यादा सेल से अपटेक लिया जा रहा है, ओके, तो ऐसे लोगों को क्या होगा, ज्यादा एक्सेस थर्स्ट भी होगा, जिसका पॉलिटिप्सिया।
पॉलीडिप्सिया मतलब उनको एक्सेसिव थर्स्ट होगा, पॉलीफेजिया भी होगा, ओके, पॉलीफेजिया होगा। दूसरी चीज CAD भी होगा उनका, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, क्योंकि लीवर में क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनेगा जिससे CAD का प्रॉब्लम भी बढ़ जाएगा। दूसरी चीज होगा सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, ओके, इनको सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट का प्रॉब्लम भी होगा। दिस इज स्ट्रोक। स्ट्रोक ऐसे पर्सन जो है वो कोमा में जा सकते हैं, जो सीवियर डायबिटिक होता है उनको कोमा में जाने का जो चांसेस है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज इनको कैटरेक्ट का प्रॉब्लम भी होगा, कैटरेक्ट। अब देखिए जनरली क्या होगा, जब हमारा लेंस होगा वो एक्वस जो चैम्बर है हमारा, वहां पे एक कंज्यूमर होगा, वहां से न्यूट्रिशन लेगा। अब इतना ज्यादा ब्लड में ग्लूकोज बढ़ चुका है तो वो लेंस के सामने डिपॉजिट हो जाएगा, तो कैटरेक्ट का प्रॉब्लम ही बढ़ेगा। दूसरी चीज ग्लूकोज